तो जब फैराडे ने ये बता दिया कि कॉइल के अंदर करंट आता है फ्लक्स चेंज होने की वजह से, तो एक एक्सप्लेनेशन तो मोशनल ईएमएफ से हम लोगों ने देखा, एक एक्सप्लेनेशन एक तो और तरीके से है, किसी रीजन में अगर किसी कारण से मैग्नेटिक फील्ड बदलती है तो ये एक साइंटिस्ट थे जो ईएम वेव्स के बारे में बताए थे, उनका नाम था नाम नहीं याद आ रहा, डिस्प्लेसमेंट करंट एम्पियर्स मैक्सवेल। तो मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि करंट फ्लो कराने के लिए वायर के अंदर अकेले नहीं, पूरे एटमॉस्फेयर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आती है जो करंट को फ्लो करा सकती है। यानी अगर मैं कह रहा हूं यहां पर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो फैराडे ने देखा था कि अगर यहां एक करंट कॉइल रखी है, एक कॉइल रखी है तो उसमें क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। भाई उसने क्या देखा कि अगर यहां एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, यहां कोई कॉइल रख दे तो इस कॉइल में क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। फैराडे मैक्सवेल ने यह बताया कि केवल ना सिर्फ कॉइल के अंदर करंट फ्लो कराने की वजह आएगी, फैराडे ने कॉइल के करंट के नहीं बल्कि करंट फ्लो कराने की वजह यानी ईएमएफ का फॉर्मूला दिया था। ईएमएफ क्या होता है, जो करंट फ्लो कराने की वजह होता है। तो उसने क्या बताया था, कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है जो करंट फ्लो कराता है, और ईएमएफ का फॉर्मूला क्या दिया था, -N-d∅dt। तो उसका डिस्कशन किसको लेके था, फैराडे का डिस्कशन किसी कॉइल के अंदर करंट को लेके था। लेकिन मैक्सवेल ने जो बात बताई, उसने ये बताया कि अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है तो ये कॉइल अकेले में नहीं, करंट फ्लो कराने की क्षमता पूरे स्पेस में आती है। मतलब यहां भी हर जगह ये जो मैं दिखा रहा हूं, हर जगह एक टेंडेंसी आई है जो चार्ज फ्लो करा सकती है। अब बताओ चार्ज कौन फ्लो करा सकता है, चार्ज फ्लो कौन करा सकता है, इलेक्ट्रॉन वो कैरियर है जिनकी वजह से चार्ज फ्लो होता है, क्योंकि उनके अंदर चार्ज होता है। चार्ज को कौन मूव करा सकता है, मैं पूछूं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फैराडे ने मैक्सवेल ने क्या बताया कि अगर किसी रीजन में चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में ला देता है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका नाम रखा गया क्या, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस। और यही इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड किसी मेटल वायर के अंदर क्या कराती है, चार्ज को, है ना। दिस इंड्यूस्ड, चलो ऐसे लिख देता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैन फ्लो अ चार्ज ऑन coil slash or any metal यानी वो कॉइल, यानी फैराडे ने कॉइल को लेके बात करी थी। इसने बताया कि तुम यहां पे कॉइल छोड़ो, मैं यहां पे एक डिस्क रख दूं, बल्कि एक मैं मेटल का एक ऐसा प्लेट रख दूं, मेटल की प्लेट, तो प्लेट के अंदर भी करंट फ्लो करने लगेगा। यानी मेटल की प्लेट हमने रखी है तो उसमें तो देखा जाए तो पूरा कनेक्टेड है यहां से वहां तक, तो उसमें तो हजारों लूप हम इमेजिन कर सकते हैं। तो देखा जाएगा हर लूप में, यानी पूरे मेटल की प्लेट में अंदर ही अंदर करंट के बहुत सारे ट्रैक्स क्रिएट हो जाएंगे। जैसे लूप होता है एक ट्रैक, लेकिन अगर कोई कंटिन्यूअस शीट है तो उसमें ऐसे हम हजारों ट्रैक सोच सकते हैं, हर ट्रैक में करंट फ्लो होने लगेगा। उसी को हमने क्या बोला है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन फ्लो द चार्ज and this flow, the flow of charge is called
एडी करंट, एडी करंट। एडी करंट का मतलब है कि अगर कहीं मेटल के साथ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट कर रही है तो उसमें एक अनवांटेड करंट फ्लो करने लगता है। कई बार वो वांटेड भी है, कई बार अनवांटेड भी है। एडी करंट क्यों फ्लो कर रहा है? क्योंकि मेटल के साथ, मेटल के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को फ्लो करा सकती है मेटल के अंदर। और ये बात हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक में पढ़ी है कि जब मेटल के अंदर करंट फ्लो करता है तो इलेक्ट्रॉन के एटम से टक्कर के दौरान जूल हीटिंग पैदा होती है कि नहीं? तो वो मेटल को क्या कर सकता है? गर्म कर सकता है। नहीं, ये जब मैं एडी करंट कह रहा हूं, एडी करंट जनरेट जूल हीटिंग inside the conductor and it get hot, कंडक्टर गर्म हो जाएगा। तो क्या बताओ, ये वैसे तो कई बार ये नॉट रिक्वायर्ड है और कई बार ये रिक्वायर्ड है। जैसे हमारे घर में जो बिजली आती है वो एक ट्रांसफार्मर से होके आती है और ट्रांसफार्मर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का बदलाव होता है। अब क्यों होता है ये हम ट्रांसफार्मर के दौरान पढ़ेंगे। तो क्या है, एक ट्रांसफार्मर मेटल के कवर के अंदर होता है और अंदर एक क्वाइल होती है, प्राइमरी क्वाइल, सेकेंडरी क्वाइल, जो यहां क्या क्रिएट करता है? मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग होती है ना। यहां क्रिएट होती है मैग्नेटिक फील्ड, ये बी चेंजिंग होता है और ये बी ना सिर्फ क्वाइल के अंदर होता है, मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस बाहर तक होता है, यानी आसपास सब जगह मैग्नेट। अब ये मेटल का कवर है जिससे क्या टकरा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड, और वो भी कैसी है? चेंजिंग। तो ये मेटल क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो दुनिया में जितने भी ट्रांसफार्मर है वो क्यों गर्म हो जाते हैं? उसका एक कारण ये है, एक कारण, वन ऑफ द रीजन ये है कि वो मेटल से टकराने वाला जो फ्लक्स है ना, वो इसके अंदर करंट फ्लो कराता है। करंट क्यों फ्लो कराता है? क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है और इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल के अंदर करंट फ्लो कराता है। वो हम चाहते नहीं है, वो हमें झेलना पड़ता है, इसीलिए हम उसका नाम क्या दिया है? एडी करंट, एडी करंट। अब क्योंकि ये एनर्जी लॉस हो जाती है तो हम लोग इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं एक नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ नॉन कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव क्यों हो जाती है? इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैं कह दूं कि अगर मैं यहां एक ट्यूब बना दूं, सोचो एक ट्यूब बना दूं और इस ट्यूब में कोई एक पॉजिटिव चार्ज रख दूं, तो ये रेड कलर से जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई है, क्या यहां से इस पॉजिटिव चार्ज को धक्का देते देते यहां ले आएगा कि नहीं? तो क्या उस पूरे प्रोसेस में इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा रही होगी और जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसके बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्कडन पूरे सर्किल में यहां से यहां तक पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या 0 होगा? फील करके मत बताओ, बस मैथ्स लगाओ जरा। वर्कडन क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा, थीटा 0 है, फोर्स होगा क्यू इंटू ई और एस होगा 2 पाई आर। तो ये वर्कडन 0 आ गया क्या? कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब पूरे यहां से लेके यहां तक के लिए क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 वर्क डन कर रही है? हमने जब इंड्यूस्ड, जब हमने कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड पढ़ी है तो उसमें एक डेफिनेशन पढ़ी है कि कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड पूरे लूप के लिए ओवरऑल वर्क डन क्या करती है। ये पहली बार है कि मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही सर्कुलर है, तो वो यहां से लेके पूरे लूप के लिए 0 वर्क डन करेगी क्या? कैसा करेगी? नॉन 0 वर्क डन करेगी। इसलिए हम इसको क्या बोलने वाले हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। एक और पॉइंट है,
IEF का मतलब है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। सिलिंड्रिकल रीजन में मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दिखाई है अंदर की तरफ, ये सिलिंड्रिकल रीजन है। और अगर सिलिंड्रिकल रीजन में यानी अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव होगा तो वो सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। और भी स्ट्रक्चर बनते होंगे उससे हमें मतलब नहीं है, केवल एक ही डिस्कशन हम लोग मैथमेटिकली करते हैं। सिलिंड्रिकल रीजन में अगर मैग्नेटिक फील्ड बदलती है तो देखो इसके कुछ नेगेटिव्स भी हैं और कुछ पॉजिटिव्स भी हैं। पॉजिटिव ये है कि हम लोगों ने सुना है इंडक्शन कुकर। इंडक्शन कुकर सभी ने देखा भी होगा, अब तो बहुत फ्रीक्वेंट हो गया है। उसमें बॉटम ऑफ द पैन गर्म हो जाता है, उसमें कहीं आग नहीं जलती है। जैसे बिजली वाला जो हीटर होता है उसमें फिर भी हमें हीट नजर आती है। इसमें क्या होता है कि बीच में कहीं हीट इन्वॉल्व नहीं है, सीधे इंडक्शन से कुकर का या पैन का जो भी है हमारा तवे का बॉटम गर्म होता है। सीधे क्या गर्म होता है? बॉटम। क्यों गर्म होता है? क्योंकि वहां पर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ऐसी क्रिएट करी जाती है जो उस तवे के अंदर सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है, और सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड उसी के अंदर यानी तवे के नीचे अंदर ही करंट फ्लो कराने लगता है। अब तवा एक मेटल है, अगर उसके अंदर करंट फ्लो करेगा तो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, और उसी से हमारे पराठे बन जाएंगे, जो भी बनना है, जो भी बनना है, जिसको जो पसंद है। तो इसका एप्लीकेशन भी है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन सिलेंड्रिकल रीजन मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सिलेंड्रिकल अंदर की तरफ है, तो ये हो गया 3 डायमेंशनल सिलेंडर। और जब वो चेंज करेगा तो सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी। तो कुछ तो यार इसके ड्रॉबैक्स है। ड्रॉबैक्स या इसका निगेटिव्स कहां पे है? ट्रांसफार्मर में जैसे मैंने कहा एडी करंट होता है, वो किसी काम का नहीं होता है। लेकिन इसके कुछ यूजफुल एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे मैंने बताया एडी करंट के यूजफुल एप्लीकेशन कहां कहां है? तो एक हम लोग यहां पर इलेक्ट्रिक ब्रेक हैवी व्हीकल को रोकने के लिए वो इंडक्शन पे काम करता है। दूसरा मैंने क्या बताया? इलेक्ट्रिक फर्नेस या इंडक्शन कुकर, कैसे इंडक्शन फर्नेस कह सकते हैं, क्या कहते हैं उसको? इंडक्शन ही बोल देते हैं वैसे, इंडक्शन फर्नेस कह सकते हैं, इंडक्शन चूल्हा। तो यूजफुल एप्लीकेशन ये है। और इसके नुकसान क्या है? इसके नुकसान क्या है? नुकसान यही है जैसे मैंने कहा कि हार्मफुल एप्लीकेशन क्या है? इन ट्रांसफॉर्मर या कोई भी डिवाइस जहां मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वहां पर ये एडी लॉस जरूर होता है। एग्जाम्पल हमारे पास ट्रांसफॉर्मर का ही है जहां पे ये अनवांटेड लॉस होता है। नोट कर लिया भाई?
मुझे लगता है कि ये क्वालिटेटिव डिस्कशन कर लिया है, इसकी मैथमेटिक्स पे कभी क्वेश्चन आएगा नहीं। तुम लोगों ने क्वालिटेटिवली समझ लिया है कि हाँ किसी रीजन में अगर मैग्नेटिक फील्ड बदलती है तो वहां इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, ये सफिशिएंट है। इसकी मैथमेटिक्स पे क्वेश्चन आते नहीं, फालतू में दिमाग में एक्स्ट्रा बातें डालने से फायदा नहीं। तो मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर, यह एक डब्बा रखा रहता था उसमें पेन डालने का, कहाँ चला गया? अच्छा यहाँ रखा रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 का बताया आंसर। ऐसी सर्कुलर रीजन में हमने ये लाइनें दिखाई हैं, तो ये लाइनें क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? हाँ, ऐसे सर्कुलर रीजन में लाइनें दिखाई हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? पहला ऑप्शन है मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड, दूसरा ऑप्शन है, फिर लिखा है ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ मास, लास्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड, और पहला ऑप्शन है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव होती है। हम लोगों ने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती थी? कंजर्वेटिव। वो हमेशा एक चार्ज से निकलती थी और दूसरे चार्ज में एंटर करती थी। कभी ऐसा नहीं होता था कि उसका सर्किल बने। पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी है तो पॉजिटिव से निकलती थी, नेगेटिव में टर्मिनेट होती थी। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड उससे अलग है, ये ना कहीं से निकल रही है ना कहीं पे एंड हो रही, इसका पूरा लूप बन रहा है। तो ये कौन सी है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में भी फर्क है। बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी मानी जाती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव है, और ये जो हम लोगों ने लाई है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कैसी है? नॉन कंजर्वेटिव। तो इसका आंसर ए हो गया। क्या ऐसी डायरेक्शन, ऐसी लाइन कैन नेवर रिप्रेजेंट, ओके, क्या ऐसी सर्कुलर लाइनें ग्रेविटी की होती है क्या? नहीं होती है। ग्रेविटी की फील्ड लाइंस किसी मास से अंदर की तरफ खींचने वाली होती है, तो ग्रेविटी की नहीं होती। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है क्या? नहीं होती। कैन नेवर रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या क्या दे सकता है? हम लोगों ने सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड देखी है। क्या एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के चारों तरफ सर्कुलर होता है कि नहीं? और दूसरा क्या? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये ए हो गया, बी हो गया जो रिप्रेजेंट करेगा, सी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, डी रिप्रेजेंट भी नहीं करेगा। जब तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा है तो सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहीं पे नहीं पढ़ी है। तो इसके दोनों आंसर सही नहीं है, ना सी रिप्रेजेंट करेगा ना डी रिप्रेजेंट, दो आंसर टिक करना पड़ेंगे। हाँ, अभी ऐसा एग्जाम में आ जाए 4 ऑप्शन तो हम एक ही आंसर दे सकते हैं। कैसा? हाँ, सर्कुलर तो रेस्ट पे हो तो भी नहीं होगा, चल रहा हो तो भी नहीं होगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक भी नहीं है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर होती है, मैग्नेटोस्टैटिक इसलिए है क्योंकि हमने बायो सेवर्ट में पढ़ा है एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ सराउंड करती हुई मैग्नेटिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड सर्कुलर नहीं है। तो इसके दोनों आंसर टिक करेंगे हम लोग, सी और डी। बट अब हमारे पास एक ही आंसर अगर आ जाए तो इसलिए हम डी छोड़ सकते हैं, क्योंकि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब कोई कहते सर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस नाते हम उसको छोड़ सकते हैं। बट बेटर आंसर क्या है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर नहीं हो सकती। सिंगल चॉइस में आ जाए तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बख्श देंगे, केवल इस नाते कि इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी है। बस जनरेट करने के तरीके अलग अलग हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें जरा। एक मेटल शीट है जो मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी है, और मैग्नेटिक फील्ड कहां की तरफ है? A metal sheet is laying in the magnetic field which is increasing from 0 to max. The direction of magnetic field कहां की तरफ होगी हमें बताना है, such that कि इसमें करंट ऐसा आया है, ये मेटल के अंदर ऐसा करंट आया है, सर्कुलर करंट आया है।
क्या बताओ, अगर ऐसा करंट आया है तो तुम फैराडे लॉ लगाओ, सब भूल जाओ, फैराडे लॉ, ऐसा करंट आया है तो इसने अपना मैग्नेटिक फील्ड कहां दिया है? इनसाइड दिया है, अपना दिया है इनसाइड, तो एक्सटर्नल कहां रहा होगा? बाहर, उसके खिलाफ दिया है। और खिलाफ देना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और वो अगर वो घट रही होती तो फेवर बढ़ाता, फेवर में देता, बढ़ रही है तो उसके खिलाफ देगा। अब बताओ, अच्छा ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड अंदर दे रहा है और पहले से मैग्नेटिक फील्ड अंदर होती तो ये अंदर थोड़ी देता। पहले से जो मैग्नेटिक फील्ड रही होगी एक्सटर्नल, वो कहां रही होगी? बाहर। तो इसने अपनी मैग्नेटिक फील्ड कहां दी है? अंदर दी है। ये हम फैराडे लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल लूप भी वही रूल फॉलो करेंगे जो एक लूप फॉलो करता था। तो इसका मतलब इस मेटल शीट के अंदर ऐसा एडी करंट फ्लो करेगा और मैग्नेटिक फील्ड कहां की तरफ होगी? कहां की तरफ? एक मिनट, राइट लेफ्ट, ऊपर नीचे या बाहर अंदर? बाहर। ये क्लियर कर दो, बाहर मतलब अप द प्लेन। तो इसमें कौन सा आंसर टिक करोगे? नॉर्मल टू द प्लेन, अपवर्ड। बात क्लियर है? इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड की चर्चा नहीं चल रही भाई, क्लियर कर दें। इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड कहां है? अंदर। और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वजह से इसने फील्ड क्रिएट करी है वो कहां होगी? बाहर। क्लियर है दोनों बातें? एसी वाला, एसी दे दो इन लोगों को, शीट बाहर रखी। ठंडा है तो कोई टच, एसी है तो ठंडा तो होगा ही। ऊपर से कहते बॉटल में गर्म पानी देते हैं थोड़ा सा, ठंडा है ना। हाँ इसी में है, वेव ऑप्टिक्स का असाइनमेंट इसी में है। एम वेव है। अच्छा अभी तो वेव ही नहीं हुआ है इस बैच में, वेव ऑप्टिक्स हम लोग पढ़ेंगे वेव के बाद। फ्लूइड, हीट और वेव, इतना रह गया है। क्लास फरवरी में हम लोग बढ़ाते हैं तभी कुछ अच्छा होगा। हाँ अभी बढ़ाते हैं, अगले हफ्ते रखते हैं, अगले हफ्ते बढ़ा लेते हैं। बीच में मुझे जाना भी है 3-4 दिन के लिए, 30th से लेके 4th तक शादी में जाना है दूर। नहीं भाई 6 डेज चलेगी, पूरे फरवरी में हो जाएगा पूरा। 6 डेज में वेव, 6 डेज में फ्लूइड और 6 डेज में हीट एंड थर्मल, 7 डेज लगेगा। अभी ये चल रहा है, हाँ सब होगा। सब होगा,
फरवरी के बाद मार्च भी तो है। तुमको बता देना कि सर 6 क्लास पढ़ा रहे हैं, 5 क्लास पढ़ाते रहे हैं, 4 क्लास, ये बताया करो। अभी क्या सब कुछ डिटेल में विस्तार में पढ़ाया जाएगा। सबसे ज्यादा क्लास किसने लिए? 4 क्लास में हफ्ते में ले रहा हूँ। केमिस्ट्री कितनी होती है? अच्छा, इसका मतलब तुमने सोच रखा है कि केमिस्ट्री और कभी कभी जैसे टोटल नंबर ऑफ क्लासेस दोनों मिला के, दोनों क्यों मिला रहे हो मुझे जरा ये बताओ। मैं एक सब्जेक्ट पे बात करूंगा कि दोनों सब्जेक्ट पे? तुम्हारे हिसाब से केमिस्ट्री बायो एक सब्जेक्ट है और फिजिक्स एक सब्जेक्ट है। चलो अच्छी बात है, मैं भी जल्दी कराऊंगा। जल्दी कराने के लिए थोड़ा सा कोशिश करी जाएगी। अब बायो में बायो खत्म, बहुत बढ़िया। मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ, काफी समय लगेगा। फिजिक्स में जिस दिन मैंने ऐसे पढ़ाया है सब खत्म हो जाएगा फिर। अच्छी बात है, अच्छी बात है। सबको अपना बैलेंस करने का तरीका होता है। जरूर थोड़ी है कि मतलब हो सकता है कोई कम समय में बेटर डिलीवर कर दे, अच्छा समय। हाँ, तो 4 में मैं खत्म कर दूं, हो सकता है 3 में मैं कर दूं, 3 में मैं भी करूंगा। समझ में आएगा भाई, ऐसा नहीं है। लेकिन समझ में आना चाहिए। चार्जेस एंड फील्ड पूरा, हाँ उसमें मैंने काफी समय लिया था। सबका अपना तरीका होता है, मेन बात है कि कैसे बैलेंस बनाया है। बहुत ज्यादा उड़ा के पढ़ाना, अभी फिर इंडिविजुअल कोचिंग का मतलब खत्म हो जाएगा। जैसे एक होता है कंबाइंड कोचिंग, वहां तो हम लोग झेल ही रहे हैं ये सब वारदातें, है ना, कि मतलब उड़ा दिया, फैला दिया, खत्म कर दिया। एलन एलन गए थे, वो नहीं एलन? हाँ हाँ, ये कौन सी छुट्टी का समय है? घूमने नहीं गए हूँ, कुछ जरूरत रही होगी घूमने। ऐसे समय में जब सिलेबस खत्म करने कौन जाता है? अब इस समय ये है कि कोई कहीं भी चला जाए, आकाश कुछ कहेगा भी नहीं, क्योंकि इतने फैकल्टी ऑलरेडी कम हो गए हैं। तो अब कोई फैकल्टी अगर भाव खा रहा है तो उसको क्या कहेंगे? वो कहेंगे तुमको निकाल दूंगा, तो वो कहेगा ठीक है निकाल। नहीं कह सकते, इस समय नहीं कह सकते। कौन? तुम लोग को आकाश का घाटा दिख रहा है? यहाँ नहीं दिख रहा है। 4 बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, गायब है तो ठीक है, मतलब आकाश तो फिर भी 50 बच्चों को बैच है, घाटा कहाँ से हो रहा है मुझे ये बताओ। बाइजू घाटे में चल रहा है वो अपने कर्मों से। बाइजू की जो फर्म आकाश है वो कभी घाटे में नहीं रही है। हाँ, जब कभी एक्सपांशन किया, बहुत ज्यादा एडवर्टाइजिंग कर दी है, थोड़ा बहुत नेगेटिव में गए, फिर पॉजिटिव में आ गए। आकाश बहुत बढ़िया सिस्टम है, वो हमेशा फायदे में रहता है। अब सोचो, इस समय अगले 2-3 महीने 2-4 बैच मर्ज करके नए नए कम टीचरों में काम चला लेंगे, उनको तो फायदा हो गया। एलएन ने जो फैकल्टी ले गए हैं उनकी सैलरी नहीं देना पड़ेगी, अब 3 महीने कोई काम ही नहीं है। अप्रैल से नए टीचर रख के अपना फिर से शुरू करेंगे। चलो इधर ध्यान दें।
हम लोगों ने कट किया था क्या? हाँ, कट करके रीस्टार्ट कर दीजिए। इस समय रीस्टार्ट बहुत चल रहा है। कर्सर इधर लाना पड़ेगा ना।